Good morning, students. Today we'll discuss about the next chapter of our syllabus. Okay, students. In the previous chapters, we should discuss about the organic chemistry, and now we should discuss about the inorganic chemistry. In first chapter in inorganic chemistry is the P block element. Okay, students. बच्चों, एक तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आपने ये वाला चैप्टर +1 में भी पढ़ा है और इसके कई सारे टर्म्स आपने +1 में पहले ही ऑलरेडी आपने स्टडी की हुई है। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपने क्या क्या +1 में पढ़ा है। इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट द पी ब्लॉक एलिमेंट आर द प्रोडक्ट पी ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड इन ग्रुप 32 एलिमेंट। और आपने +1 में बेटा पढ़ा ग्रुप 30 और ग्रुप 14। ठीक है बच्चे, अपने ग्रुप 30 और ग्रुप 40 बच्चे +1 में ही पढ़ लिया और उसके आगे हमने +2 में स्टडी करना है। ठीक है बेटा, मीन्स कि अब हमने जो +2 में स्टडी करना है बच्चे वो करना है। अब हमने जो बच्चा +2 में स्टडी करना है वो करना है 14 to 18 ग्रुप तक। ठीक है बच्चे, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होगा द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, NS2 और NP126। मीन्स क्या कि जो S वाला ऑर्बिटल होगा NS2 मतलब जो S वाला ऑर्बिटल होगा वो हमेशा फुलफिल्ड होगा, जो P वाला ऑर्बिटल होगा वो वेरी करेगा। मतलब उसमें 1 से लेकर 5 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, एक्सेप्ट हैलोजन। ठीक है बच्चा, क्योंकि उसमें 1s2 उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि वो नोबल गैस है। इसका बेटा ये क्या बनाता है, डबलेट बनाता है। ठीक है बेटा, बाकी क्या बनाते हैं, ऑक्टेट मतलब आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है ना +1 में, वही है बच्चे। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट लाइक दैट ऑफ द अदर आर जेंटली इन्फ्लुएंस बाय। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो किससे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, किससे वो चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, वो कौन कौन से हैं, एटॉमिक साइज, आयोनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन द सेकंड पीरियड एंड प्रेजेंस ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स इन हैवियर एलिमेंट। मीन्स क्या बोल रहे हैं कि p ब्लॉक एलिमेंट्स में का मेन क्या बात है कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चा वो कहाँ जाएगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो बच्चा वो जाएगा p में। ठीक है बेटा, तो क्या बोल रहे हैं ये कि शुरू वाले ग्रुप्स में जो हैं बच्चे वो सिर्फ p है, p ऑर्बिटल्स है। ठीक है बेटा, जब बेटा आप हायर ग्रुप्स की तरफ जाओगे, जब 18 की तरफ जाओगे उसमें d भी है और f भी है। ठीक है बच्चे, उसी की बात ये कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्या बता रहे हैं बच्चे कि द प्रेजेंस ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इसमें मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी और नॉन मेटल्स भी है। ठीक है बच्चे, और मेटलॉइड्स पता ना आपको क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल पे बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स होते हैं जिनमें थोड़ी मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, उसे बोलते हैं मेटामेटलॉइड्स। ठीक है, हैविंग लर्न द केमिस्ट्री ऑफ द ग्रुप 13-14 ऑफ द पी ब्लॉक इन +1। ठीक है बेटा, वी लर्न द केमिस्ट्री ऑफ अदर ग्रुप्स एक्सेप्ट दिस ग्रुप इन ग्रुप 15। ठीक है बेटा, हमने किसके शुरू करा, ग्रुप 15। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, बिस्मथ होता है और मॉस्कोबियम होता है। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मथ एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे नीचे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बेटा क्लियर कर दूँ, आपने +1 में भी पढ़ा होगा, ये पूरे के पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है बेटा, या तो पढ़ना है हमने क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है एक की दूसरे के साथ, या तो उसकी आयोनेशन एंथैल्पी हो, चाहे एटॉमिक साइज हो, एटॉमिक रेडियस हो, कोवलेंट रेडियस हो। ठीक है बच्चे, चाहे हमने पढ़ लेना है रिएक्टिविटी पढ़ लेना है, चाहे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पढ़ना है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, बाकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं बनाते हैं जैसे। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं कि ये रिएक्टिव है, ये क्यों नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना है तो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतना क्यों नहीं बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपने +1 में भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों, अगर कोई +5 बना रहा है पर दूसरे कैसे +3 बना रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू d ऑर्बिटल। अब जिसमें बेटा d ऑर्बिटल है वो अपने कोवलेंसी को इंक्रीज़ कर लेगा और वो +3 बना सकता है, +5 बना सकता है। और बेटा जिसमें d ऑर्बिटल है नहीं, जिसमें से p ऑर्बिटल है, वो उसके लिए प्रॉब्लम है बेटा कि वो +5 नहीं बना सकता। ठीक है बेटा, यही रीज़न है। इसके रिलेटेड भी बेटा हर साल क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सम एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक आर फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, बाइल अदर्स फॉर्म +5 ऑल्सो। तो इसका बेटा रीजन यही है। ठीक है,
और ये क्या बोलते हैं कि इसमें देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो वेरियस अकरेंस, ठीक है। 78% बाय वॉल्यूम वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। और ये सोडियम नाइट्राइट के फॉर्म में मिलता है, पोटाशियम नाइट्राइट के फॉर्म में मिलता है। इट फाउंड इन द प्रोटीन इन प्लांट्स एनिमल, फॉस्फोरस अकर इन द मिनरल्स मिलता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो ऑफ द एपिटाइट फैमिली, ओके बच्चा। ये सब तो जस्ट है कि अकरेंस किसी है। विच आर मेन कंपाउंड ऑफ फॉस्फेट रॉक्स होता है, ठीक है बच्चा। ये मेन कंपाउंड फॉस्फेट रॉक, फॉस्फोरस का एसेंशियल कांस्टेंट और किसका बेटा एनिमल प्लांट मैटर का, ठीक है ना। ये प्रेजेंट है बोन एज वेल एज लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोप्रोटीन्स वो किस में प्रेजेंट होता है बेटा, मिल्क में प्रेजेंट है, एग्स में प्रेजेंट होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ किस में मिलता है बेटा, मेनली सर ये कौन से सल्फाइड मिनरल्स होते हैं। मोस्कोबियम क्या है, सिंथेटिक, ये जो लास्ट वाला है ना MC बोलते हैं, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं MC। इसका एटॉमिक नंबर 115 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 289 होता है। बेटा ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव पता ना कि हमारे लिए खतरनाक होता है, हमें रेडियो एक्टिव चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसे डैमेज कर देते हैं। और ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ भी बड़ी कम होती है, ठीक है। एंड द हाफ लाइफ आपको बेटा हाफ लाइफ के बारे में अपने +1 में पढ़ा ही होगा कि किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ के जरिए उसकी स्टडी की जाती है कि उसका हाफ लाइफ कितना है। अगर किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ 100 ईयर है, किसी का 700 है, किसी का 38 ईयर है, कुछ एक्सेट्रा ऐसे होता है, ठीक है बच्चे। इसे बोलते हैं हाफ लाइफ। एंड अवेलेबिलिटी इन द, और ये काफ़ी कम अमाउंट में मिलता है, ठीक है बच्चे। इस करके कम अमाउंट में मिलता है जिसकी स्टडी भी काफ़ी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है बच्चे। एक्सेप्ट मस्कोबियम इंपॉर्टेंट एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट अलॉन्ग द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग। अब देखो बच्चे यहाँ पे ये वाला टेबल आप खुद एक बार देख लेना। इसमें बेटा इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आयोनेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक्सेट्रा सभी चीज़ के बारे में बच्चे दिया गया है, ठीक है। अब जो मेन है, आपको पता है जो इसमें हर ये चैप्टर बड़े इजी है। P ब्लॉक्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ तो बेटा P ब्लॉक बाकियों के मुकाबले P ब्लॉक, DF ब्लॉक ईजिली नंबर इन चैप्टर्स में से ले सकते हो। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर बनाने कर देंगे कि स्ट्रक्चर्स बनाने कर देंगे। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पहले हम एक चैप्टर कर लेंगे, देन जब हम इसकी रिवीजन शुरू करेंगे ना बच्चे, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे इसको अटैम्प्ट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में चैप्टर में भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करना। बट एक चीज़ और बच्चे, अपने नोट्स आपने साथ के साथ प्रिपेयर करना। नोट्स प्रिपेयर इटसेल्फ, आपने अपने आप नोट्स बनाना है, ठीक है। मैं बता दूंगा अगर किसी को हेल्प चाहिए कि सर मेरे को नहीं समझ आ रहा नोट्स कैसे बनानी है या क्या कैसे करना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा पता क्या है, अगर हम NCERT से कर रहे हैं, क्योंकि ये बेटा रेफरेंस बुक है, मतलब NCERT की ये वाली बुक है ना, अगर हम इसमें से कर रहे हैं किसी और से बुक से भी कर रहे हैं, बेटा जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, जरूरी नहीं है कि इसमें से ही आए, ठीक है, या तो जरूरी नहीं है अदर बुक से आए। तो वो क्वेश्चन मेनली जो आता है पूरा 100% क्वेश्चन आता है बेटा NCERT की बुक्स में से आता है, ठीक है। मैंने आपको जो पिछला चैप्टर कराया था किसी और बुक से कराया था, तो मैं आपको हर बार ही कहता हूँ ना कि हम अलग अलग बुक्स यूज़ करता हूँ, मैं अलग अलग बुक्स यूज़ करता हूँ स्पेशली आपके लिए, बिकॉज आपकी बेटा बोर्ड की क्लास है तो आपका कोई सिलेबस फिक्स है, बट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कहाँ पर बेटर मटीरियल मिलता है, तो मैं आपको वहीं से कराता हूँ, ठीक है। पहला देखो इलेक्ट्रॉनिक, पहला क्या बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलता वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट क्या है, NS2 NP3 मतलब NS2 फुल है, P में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है। S ऑर्बिटल क्या है, इसमें कम्पिटिटिव फील होता है, ये तो आपको पता है। P ऑर्बिटल में, S ऑर्बिटल भी आपने पढ़ा है ना पीछे वाला, S ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप P पढ़ रहे हो ना। P में क्या होता है, P पे बेटा कम्पिटिटिव फील्ड नहीं होता, हाफ फील्ड होता है, ठीक है बेटा। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। ये अगर एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं बच्चा, एक क्वेश्चन आप +1 में भी आपने पढ़ा होगा, हाफ फील्ड और एक होता है फुल फील्ड। बच्चा ये दोनों स्टेबल होते हैं, या तो कोई चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो वो क्या बनाता है बेटा, स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया, ये क्या बोल रहे हैं कि कोवलेंट एंड आयनिक रेडिया इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे क्या होगा बच्चे, एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है।
देयर इज़ ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडिया, और इसमें कोवलेंट रेडिया इंक्रीज होता है कहाँ से कहाँ तक, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस। हाउएवर फ्रॉम आर्सेनिक से बिस्मथ ओनली ए स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडिया होता है इज ऑब्जर्व। ठीक है बच्चे, और बट इन केस ऑफ आर्सेनिक और बिस्मथ की बात करोगे तो सिर्फ स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडिया होता है। ठीक है बच्चे, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल, और ये दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल इन हैवियर एलिमेंट। ठीक है बच्चे, अब पता लगा आपको रीज़न इसका क्या होता है। आयोनेशन एंथैल्पी, आयोनेशन एंथैल्पी होता है डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। आपको आपने एक चीज़ पढ़ा है ना बच्चे कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसको न्यूक्लियस अपने तरफ सबसे ज़्यादा पावर से खींच के रखेगा। ठीक है, उसको न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने पास सबसे ज़्यादा पावर से खींच के रखेगा, सबसे ज़्यादा पावर से खींच के रखेगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा अच्छे से उसके पास बाइंड होगा। पर जैसे जैसे इसमें सेल्स बढ़ेंगे, के एल भी आएगा, एम भी आएगा, एन भी आएगा, मतलब ठीक है, तो उससे जा क्या होगा, वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा और न्यूक्लियस का पावर उस इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप डाउन द ग्रुप जाओगे, सेल्स के नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है मतलब आयोनेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आता ही आता है, और रीज़न एक ही है, सेम है, किसी में भी है कि अगर हम वाई आयोनेशन एंथैल्पी डिक्रीज वाइल वी मूव डाउन द ग्रुप, ये आ सकता है क्वेश्चन। Because of the extra stable half field p orbital electronic configuration and small size, the ionization enthalpy of the group 15। और एक चीज़ बेटा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और स्मॉल इन साइज है ग्रुप 15 एज कम्पेयर टू अदर, इस करके इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, मच ग्रेटर देन किसके मुकाबले बच्चे, ग्रुप 14 के। ठीक है, और इसकी देखो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 देखोगे तो कम है, 2 देखो उससे ज़्यादा, 3 तो उससे भी ज़्यादा, मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल सकता, दूसरा भी निकाल लोगे, पर तीसरा निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट देखो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरली डिक्रीज द ग्रुप विद द इंक्रीजिंग, जैसे जैसे बेटा एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हाउएवर हैवियर एलिमेंट डिफरेंस नॉट मच, पर जो हैवियर एलिमेंट्स है मतलब डाउन द ग्रुप जब काफ़ी जाओगे तो जिसमें हैवियर एलिमेंट है, बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, उनमें ये ज़्यादा फर्क नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटॉमिक। ठीक है बेटा, पॉली मतलब मोर देन 2, ठीक है, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। ठीक है, ये तो शायद आपको पता भी होगा। ये ग्रुप में क्या होता है, पॉली एटॉमिक बनता है। पॉली एटॉमिक मतलब ये भी समझ सकते हो, NH3, N के साथ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, डायटोमिक, डाइनाइट्रोजन इज ए डायटोमिक गैस वाइल अदर एज सॉलिड। ये क्या बोलता है कि ऑल द एलिमेंट क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है, पॉलीएटॉमिक बनाता है। डाइनाइट्रोजन क्या है बच्चे, डाइनाइट्रोजन क्या है बच्चे, गैस है, और जो बाकी वो क्या है बच्चे, सॉलिड है। ठीक है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं वैसे बता देता हूँ कि जितने भी मेटल्स हैं ना बेटा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल्स हमेशा ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो इस पर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बता दिया क्यों वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर नॉन मेटल्स होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल होता है। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स होता है। बिस्मथ क्या होता है, बिस्मथ क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है बेटा, दिस इज ड्यू टू और ये क्या होता है, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अदरमोस्ट सेल में से रिमूव करने की टेंडेंसी क्या होती है, वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है बेटा, जिसमें सबसे कम होगा, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है बेटा, इस करके ये ट्रेंड शो करता है, कुछ मेटल है कुछ नॉन मेटल है। ठीक है, और बेटा इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और आपको पता है जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे ना, बॉइलिंग पॉइंट बच्चे इंक्रीज़ करता जाएगा। और जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट है इंक्रीज़ करता है, कब तक बेटा इंक्रीज़ करता है, कुछ आर्सेनिक तक। आर्सेनिक के बाद दोबारा ये डिक्रीज़ करने लग पड़ता है। ठीक है, और नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स के एलोट्रोपी होते हैं। ठीक है, एलोट्रोप्स होते हैं, और आपने एलोट्रोप्स पढ़े हुए हैं +1 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 5 नंबर का +1 में। ऑक्सीडेशन स्टेट,
अब बच्चा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो इसमें से क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ये जो 2 चैप्टर है ना बच्चे, इसमें क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चाहे डीपी में आए, डी में आए, एफ में आ जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बच्चा, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि वाई सम एलिमेंट फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर नॉट। ठीक है, या तो नाइट्रोजन +3 करते हैं बट नाइट्रोजन नॉट फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन, मतलब कि नाइट्रोजन क्यों नहीं करता +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म और बाकी करते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये देखो क्या बोलता, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट क्या -3 +3 +5 है। द टेंडेंसी ऑफ -3 स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द साइज, मतलब कि +3 बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होता है, +3 बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होता है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, क्योंकि नीचे जब जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, तो वहाँ +3 बनने के चांसेस कम होते हैं। एंड ठीक है, एंड मेटालिक करेक्टर। ठीक है बच्चे, और नीचे तरफ जाओगे तो वहाँ ये मेटालिक करेक्टर भी शो करने लग पड़ता है, इस करके -3 बनाने की टेंडेंसी नहीं होती, बिकॉज आपको पता है ना मेटल्स पे मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ये भी रीज़न है। इन फैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो हाँ बिस्मथ है जो लास्ट मेंबर है, काफ़ी मुश्किल से अगर वो फॉर्म करता है तो वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है, वो भी काफ़ी उसको ईजिली नहीं फॉर्म कर पाता है, काफ़ी उसको मतलब कि मुश्किल से फॉर्म करता है, हार्डली फॉर्म करता है। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बच्चे वो डिक्रीज करता जाएगा। द ओनली बेल करेक्टरिस्टाइड बिस्मथ 5 कंपाउंड इज, सिर्फ बिस्मथ 5 कंपाउंड ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बना पाता है, बाकी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे ये डिक्रीज करता जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बच्चे डिक्रीज, एंड स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहता है, स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एंड द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने वैसे तो +1 में पढ़ा है, बट फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ कि इट इज टेंडेंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन इन द अदरमोस्ट एटॉमिक एस ऑर्बिटल रिमेन अनशेयर इन कंपाउंड। ठीक है बच्चे, आपको शायद पता लग गया होगा कि टेंडेंसी दो इलेक्ट्रॉन का अदरमोस्ट एटॉमिक एस ऑर्बिटल में जो रिमेन अनशेयर्ड होता है, मतलब किसी से वो बाउंड नहीं बनाते, उसे बोलते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिसाइड्स +5 ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो विद। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन जो होता है 1 2 4 मतलब +1 +2 +4 बनाता है, आल्सो व्हेन द रिएक्ट विद ऑक्सीजन हाउएवर, और ये डज नॉट फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देख लो रीजन आ गया ना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बना पाता, क्यों? नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, और डी ऑर्बिटल नहीं तो वो अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता, कोवैलेंसी इंक्रीज नहीं कर सकता मतलब वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होता है, फॉस्फोरस आल्सो शो +4, अब सॉरी phosphorus also show +1 and +4 oxidation state in some oxo acids. In case of nitrogen all oxidation state क्या 1 से 4 तक ही जाता है। ठीक है बेटा, सिमिलरली क्या होता है, in case of phosphorus nearly all intermediate oxidation state disproportionate into +5 and +3 in both alkali और alkaline, मतलब कि जब हम फॉस्फोरस को अल्कली और एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बनाएगा +5 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये क्यों होता है, डिस्प्रोपोर्टिनेट के करके बनता है। और ये क्या होता है बेटा, इसमें रेडिकल्स, आपने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा है ना, ऐसा कुछ आपने कभी पढ़ा होगा, वैसे ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी अपने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा कि ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्टिनेट। ठीक है बच्चे, नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, नाइट्रोजन रिस्ट्रिक्टेड है 4 कोवैलेंसी पे, क्यों? उसका रीजन तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल नहीं हो तो अपनी कोवैलेंसी इंक्रीज नहीं कर पाता। ठीक है बेटा,
अब एक क्वेश्चन और आता है कि एक क्वेश्चन हमेशा हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होगा वो ये क्वेश्चन शो करेगा कि वाई नाइट्रोजन शो एनोमलस प्रॉपर्टी वाइल अदर नॉट। ठीक है, बाकी क्यों नहीं शो करते, नाइट्रोजन क्यों शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है बच्चा, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, आयोनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है बेटा, मैक्सिमम जितने भी आपने 14 से लेकर 15 से 18 तक पढ़ना है ना, तीनों का प्रॉब्लम तीनों में यही है, सेम आंसर आता है, थोड़ा डिफर करेगा, बाकी सेम होगा। ठीक है, और क्या होता है, नाइट्रोजन फॉर्म करता है पी वाई बॉन्ड, मतलब पी ऑर्बिटल उसमें बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि बेटा उसमें डी ऑर्बिटल होता नहीं है तो पी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। अब पी पाई बॉन्ड ये भी आपने +1 में पढ़ा है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता होगा बच्चे तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और ये विद एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज, और ये स्मॉल साइज एलिमेंट के साथ और हाई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बनाता है। हैवियर एलिमेंट दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड बनाता है, नहीं बना पाता है। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल भी होता है तो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। ठीक है बेटा, अगर उसमें डी ऑर्बिटल है तो वो डी पाई बॉन्ड ही बनाएगा, और कैन नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। एक चीज़ याद रखना, अगर इन केस ऑफ पी पाई और डी पाई की बात की जाए, ठीक है बेटा, तो पी पाई बॉन्ड ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डी पाई। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें सेम ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं, पी के यूज़ हो रहे हैं उसमें, डी और पी के यूज़ हो रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो अच्छी बॉन्डिंग होगी एज़ कम्पेयर टू डी पाई पी पाई के। ठीक है बच्चे, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, अब देखो अभी ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि फॉस्फोरस एंटीमनी फॉर्म क्या करता है, सिंगल बॉन्ड पी सिंगल बॉन्ड पी, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड आर्सेनिक, और एंटीमनी सिंगल बॉन्ड एंटीमनी, वाइल बिस्मथ फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्लेट। ठीक है बेटा, और अब ये देखो, अब ये इसका एक छोटा सा ट्विस्ट देखो यहाँ पे, आप अब ट्विस्ट देखोगे, क्या देखोगे कि नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है बच्चे वो वीक होता है, पर जो फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड होता है वो हाई इंटर, और वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करके। और एक चीज़ बच्चा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। उसका बॉन्ड लेंथ भी कम होता है, कैटेनेशन की टेंडेंसी, और इसमें क्या होता है, ऐसे रिजल्ट कैटेनेशन टेंडेंसी क्या होता है बेटा, कम हो जाता है नाइट्रोजन में, कैटेनेशन टेंडेंसी कम हो जाता है। कैटेनेशन टेंडेंसी क्या होता है बेटा, वो अपने +1 में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ा है बट आपको नहीं पता लग रहा है तो एक बार +1 की बुक देख लेना, अगर वहाँ फिर भी नहीं पता लग रहा तो बेटा मुझे पूछना। ठीक है, क्योंकि बेटा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं हर वर्ड, अब मैं डी पाई को आपको एक्सप्लेन करने लग पड़ूँ तो बेटा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इन बिटवीन लेक्चर में अगर मैं पीछे जाके डी पाई एक्सप्लेन करने लग पड़ूँ फिर तो हो गया बेटा, हमारा सिलेबस ही नहीं ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें +1 में पढ़ें इस करके +2 में वो चीज़ें नहीं मैं बता रहा हूँ, बिकॉज हाँ मैंने ऑर्गेनिक में आपके जो पहले 3-4 लेक्चर लिए थे उसमें मैंने बेसिक कराए थे, तो इसमें मैं जैसे कि क्या अभी नेट पे इफेक्ट है, पीछे एक और डेफिनेशन आया था तो वो मैंने कराया था ना आपको, जो मुझे लगता है कि आपको कराना चाहिए वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि कुछ जो हैवियर एलिमेंट्स है बच्चा वो क्या डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि R3P डबल बॉन्ड O एक्सेट्रा वो डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हम अगर हैलोजन के रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन देखेंगे, हैलोजन पता है ना आपको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑल एलिमेंट ग्रुप 14 फॉर्म हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड कैसे फॉर्म करता है, EH3, सॉरी हैलोजन नहीं बेटा, टुवार्ड्स हाइड्रोजन है, मतलब E क्या है बेटा, ये E मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है बेटा, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करते, मतलब कि इसमें पूछा गया कि हाइड्रोजन के साथ किस तरह बॉन्ड करते, कौन अच्छा बॉन्ड बनाता है, इसके बारे में पूछा गया। ठीक है बच्चे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्राइड शोन इन टेबल, द हाइड्राइड शो रेगुलर ग्रेजुएशन इन द प्रॉपर्टी, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, और ये देखो अब यहाँ क्वेश्चन आ गया कि द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज। अब ये पूछ सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन टू बिस्मथ, विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और क्यों डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है बच्चे, रीजन पता लग गया, क्वेश्चन भी पता लग गया, आंसर भी पता लग गया। द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज, अमोनिया इज ओनली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट वाइल, और क्यों रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अमोनिया क्या है, वाइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो बिस्मथ क्या है वो बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है अमॉन्ग द ऑल द हाइड्राइड। ठीक है बेटा, अब देखो हर लाइन में एक क्वेश्चन है, एक आंसर भी है। बेसिसिटी ऑल्सो
बेसिसिटी भी डिक्रीज हो रहा है बच्चे। कहाँ से? सबसे ज़्यादा बेसिसिटी नाइट्रोजन का है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है बेटा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। क्यों बेटा? क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक्सबिट, और एक चीज़ और देखो बेटा, नाइट्रोजन एक्सबिट हाइड्रोजन बॉन्ड इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। नाइट्रोजन को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर लो तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर लो फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ ज़्यादा इस हैड हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देन pH3। अगर आप इन केस आप इसकी बात करोगे, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, all these element form two types of oxides, E2O3 और E2O5। अब एक चीज़ देख लो बेटा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। कितने तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं? एक बनाते हैं बच्चे E2O3, E2O5। E आपको पता ना, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम E से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो E2O3 और अब देखो, द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन लोअर। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होता है? ज़्यादा एसिडिक होता है। किससे? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के मुकाबले। ठीक है बेटा, तो इसमें भी क्वेश्चन बन रहा है किसका कौन है ज़्यादा एसिडिक होता है और कौन कम एसिडिक होता है। तो आप बता सकते हो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक, जिसका कम है वो कम एसिडिक। ठीक है, और एसिडिक करेक्टर कहाँ डिक्रीज होता है बेटा? जब डाउन द ग्रुप जाते हो। ठीक है, द ऑक्साइड्स ऑफ टाइप E2O3 इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक। E2O3 क्या है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और क्या है? प्योरली एसिडिक है बच्चे। डेट द आर्सेनिक, एंटीमनी, एम्फोटेरिक पता ना आपको क्या होता है? ना वो ज़्यादा एसिडिक होता है ना वो ज़्यादा बेसिक होता है, इन बिटवीन वाले। ठीक है, दस द बिस्मथ क्या है? वो बेसिक है। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है बेटा, दिस एलिमेंट रिएक्ट विद दिस एलिमेंट, ये क्या बोला है? दिस एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड्स। या तो वो EX3 बनाता है या EX5 बनाता है। बेटा इसमें एक क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन हर बार ही आता है कि वाई नाइट्रोजन कैंट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स वाइल अदर फॉर्म। तो बेटा इसका रीज़न यही है, ये देखो मैंने क्वेश्चन भी पहले ही लिख के रखा है। ठीक है बेटा, इसका रीज़न क्या आपको पता है? क्योंकि नाइट्रोजन में D ब्लॉक नहीं होता है, बाकी बाइल अदर में D ब्लॉक होता है। इस करके क्या होता है, नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज करके +5 नहीं कर सकता, बाकी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये रीज़न है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो बच्चा, और इसके बाद है बेटा सिंस एलिमेंट्स इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका एक और रीज़न है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ये भी वैसे तो हमने पढ़ा होता है छोटी +1 में, बट फिर भी मैंने आपके लिखा हुआ है कि एबिलिटी ऑफ कैटायन की वो क्या कितने एबिलिटी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कितने टेंडेंसी के साथ नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है बच्चे, अब देखो ऑल द ट्राइहैलाइड्स एलिमेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन आर स्टेबल। ठीक है, और नाइट्रोजन का स्टेबल होता है और बाकी का स्टेबल नहीं होता। ओनली NF3 नाउ है स्टेबल, ट्राइहैलाइड एक्सेप्ट BiF3, और ये क्या होता है बेटा? कोवैलेंट इन नेचर होता है। ठीक है, अब रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, ऑल द एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। और जब बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चे? उसका जो मतलब जो मेटल से मिलके बनाता है उसका कितना होता है? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सच Ca3N2, ठीक है बच्चा, Ca3P2, ठीक है, और सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है बच्चा, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चा, एक तो मैंने आपको इन बिटवीन वीडियो भी आपको कितने सारे क्वेश्चन सा मैंने आपको बताया, और साथ में देख लो ये 3 क्वेश्चंस भी है, ये भी क्वेश्चन है बच्चे। ये चैप्टर आपने अच्छे से एक बार पढ़ लोगे ना तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर पाओ। कहीं नहीं भागना, हमने कहीं नहीं जाना है, कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक्स नहीं खरीदनी है। NCERT से पढ़ो ये चैप्टर्स, जहाँ से मैं कराऊँगा आपने वहीं से पढ़ना, इधर उधर नहीं भागना। मैं आपको आप अच्छे से कर लो, जो बोलता हूँ अच्छे से पढ़ी जाओ। एक बार सिलेबस हम फिनिश कर लेंगे,
तो मैं आपके रिवीजन भी शुरू कर दूंगा। रिवीजन जब शुरू होगी तो आपको मैं क्वेश्चंस बताते जाऊँगा कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर टुडे।